हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जिसका काल निर्धारण जो किया गया है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में जो है। और हड़प्पा सभ्यता जो कि भारत की सबसे प्रथम प्राचीन सभ्यता है और जिसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसका काल जो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारण क्यों किया गया। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कैसे बनी। तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुआ, इसका साक्ष्य कैसे कैसे मिलता गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी जानकारी के बारे में जानते हैं कि इसके जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य को या फिर इसके जानकारी के प्रमुख स्रोत को समझते हैं। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को हड़प्पा नामक स्थल से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम अगर सबसे पहले पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ था 1826 ईस्वी में। और ये जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था चार्ल्स मैसन को। आगे चलकर क्या हुआ, 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा नामक स्थल से ही हड़प्पा लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसे पढ़ा नहीं गया क्योंकि ये बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ लिखा गया था। ठीक है, इसे पढ़ा नहीं गया और इस वजह से इसे सांकेतिक लिपि या फिर चिन्हात्मक लिपि या फिर बुस्टोफेडल लिपि भी इसे कहा गया है। ठीक है, आगे चलकर फिर क्या हुआ कि 1856 ईस्वी में पाकिस्तान में, यानी उस समय तो ऐसे भारत ही था, तो लाहौर से कराची के बीच में रेल मार्ग का निर्माण हो रहा था। तो उस रेल मार्ग के निर्माण के क्रम में ब्रेटन बंधु, मतलब दो भाई थे जिसका नाम था जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन। तो रेल मार्ग के निर्माण के क्रम में कुछ असाधारण ईंट का साक्ष्य उन्हें मिला, ब्रेटन बंधु को। तो लेकिन वो क्या किए, उन ईंटों को तो जो रेल निर्माण में तो लगा दिए, लेकिन ये उन्हें भले ही पता चला था कि यहाँ कोई हो सकता है कि पुरानी इमारत रही होगी, लेकिन उन पे ये उतने ज़्यादा शोध नहीं किए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 1875 ईस्वी में उस समय की ब्रिटिश सरकार जो थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम को इस स्थल के रिसर्च के लिए, यानी अनुसंधान के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम को उतनी सफलता नहीं मिली। तब फिर क्या हुआ कि आगे चलकर 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन पुरातत्व विभाग का स्थापना किया, पुरातत्व विभाग की स्थापना किए और जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल बने। इस पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जो बने वो सर जॉन मार्शल बने। और 1921 ईस्वी में फाइनली 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई। तो फाइनली 1921 ईस्वी में जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई जो है। ठीक है, जिसके अंदर जो है दो भारतीय उत्खननकर्ता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का के उत्खननकर्ता जो है कौन थे, ठीक है, या
उत्खनन जो है किनके नेतृत्व में किया गया था, तो उनका नाम था सर जॉन मार्शल। लेकिन अगर इसके अंदर पार्टिकुलर स्थल के बारे में पूछा जाए कि हड़प्पा स्थल के जो है उत्खननकर्ता कौन थे, तो वो हो जाएगा जो है आपका दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, तो उनका नाम हो जाएगा राखल दास बनर्जी जो है। ठीक है, तो फाइनली जो है हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली, या फिर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था, ये क्वेश्चन जो अगर पूछता है तो वो प्रमुख स्रोत जो था वो पुरातात्विक खुदाई था। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुआ और उस जानकारी का स्रोत जो था वो था पुरातात्विक खुदाई, यानी उसके वजह से ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसी खुदाई से हमें ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता थी और प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो अब एक सवाल और उठता है, क्या सिर्फ पुरातात्विक खुदाई कर लेने से हमें ये पता चल गया कि ये सबसे प्राचीन सभ्यता थी? क्योंकि जब तक खुदाई नहीं हुई थी तब तक भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था। ठीक है, तो आखिर में खुदाई के दौरान तो बहुत कुछ मिला होगा, तो उसमें से महत्वपूर्ण कारक क्या रहा होगा जिसके वजह से हम ये कह सके कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता बना। ठीक है, यानी वैदिक सभ्यता से पहले का ये सभ्यता था। तो वो महत्वपूर्ण कारक जो था वो था मृद भांड, यानी मिट्टी का बर्तन। अब जानते हैं इसके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में जो मृद भांड पाया गया था, यानी पुरातात्विक खुदाई के दौरान जो वहाँ पे मृद भांड जो पाया गया, तो वो मृद भांड जो है लाल रंग का होता था और उस पर काले रंग का चित्रित किया जाता था, यानी काले रंग का उस पर चित्र बनाया जाता था। लाल रंग का जो है मिट्टी का बर्तन होता था और उस पर काले रंग का जो है चित्र बनाया जाता था। लेकिन वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो था वो मृद भांड जो है चित्रित मृद भांड या फिर चित्रित घूसड़ मृद भांड होता था, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद का था। तो पुरातात्विक खुदाई के अंतर्गत जो है, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता बनी, तो उसका महत्वपूर्ण कारक था ये मृद भांड। तो ये क्वेश्चन और एक जानकारी का प्रमुख स्रोत, जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो है पुरातात्विक खुदाई। लेकिन किसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता बनी, तो वो जो है प्रमुख कारक जो है महत्वपूर्ण कारक वो था मृद भांड। 2 क्वेश्चन हो गया। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हड़प्पा सभ्यता को या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा गया है या फिर किस युग के अंतर्गत रखा गया है, तो उसका नाम था आद ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एरा भी बोला गया है। तो आद ऐतिहासिक काल उस काल को बोला गया है कि जिस काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उस लिखित साक्ष्य को अब तक नहीं पढ़ा गया है, उसे ही आद ऐतिहासिक काल बोला गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी यहाँ लिपि तो मिला था लेकिन इस लिपि को अब तक नहीं पढ़ा गया था, और इसके बारे में जो हमें जानकारी जो मिला तो वो पुरातात्विक खुदाई के द्वारा मिला है, ना कि लिखित साक्ष्य को पढ़कर मिला है। ठीक है, तो इस वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बना कि हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा गया है, तो वो है आद ऐतिहासिक काल या फिर इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एरा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग ये देख लिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई और साक्ष्य कैसे कैसे मिलता गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था सारे के सारे। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में चलते हैं कि कैसे हड़प्पा सभ्यता को जो है का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा या फिर अलग अलग नाम पड़ा। तो आइए हम लोग इस नामकरण पे चर्चा करते हैं। तो इस नामकरण के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले जो विस्तार हुआ था, यानी प्राथमिक एक तरह से विस्तार जो हम कह सकते हैं, वह सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था। और सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में विस्तार होने की वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया।
और ये नाम जो है 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने ही दिया था, जिनके नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा। अब नेक्स्ट इसका नाम है कि इसे मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है, इसे मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया एक जगह है जिसे अभी वर्तमान में इराक बोला जाता है। ठीक है, अब मेसोपोटामिया नहीं बोला जाता था, प्राचीन में बोला जाता था, अब उसे इराक बोला जाता है। ठीक है, तो उस मेसोपोटामिया में जो है सिंधु नदी घाटी को मेलुहा भी कहा जाता था और सिंधु का प्राचीन नाम मेलुहा भी है, मेलुहा। ठीक है, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ कि धातु का औजार का प्रचलन बढ़ता चला गया, यानी धातु के औजार का प्रचलन बढ़ता चला गया और पहले से पत्थर का औजार भी यूज होते हुए आ रहा था। तो इस वजह से उस दोनों के नाम को मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का नाम प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता भी रखा गया, यानी इसे प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता भी कहा गया। अब नेक्स्ट है कांस्य युगीन सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता को, ये सारे नाम हड़प्पा सभ्यता का ही है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कांसे का जो है यूज किया गया था, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। और भारत में सर्वप्रथम जो धातु का यूज किया गया था उसका नाम था तांबा, इसलिए तांबा को सबसे पवित्र धातु भी माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइनली हड़प्पा सभ्यता। पुरातात्विक विभाग के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब किसी भी सभ्यता का विस्तार बहुत ही व्यापक रूप से होने लगता है तब उस सभ्यता का नाम जो है उसी स्थल पर रख दिया जाता है जिस स्थल से सर्वप्रथम हमें साक्ष्य मिला था। तो हम लोग ये चीज़ को पढ़ चुके हैं कि सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था वो हड़प्पा स्थल से चार्ल्स मैसन को मिला था। तो इस वजह से जब इसी सभ्यता का व्यापक रूप से विस्तार होने लगा तब जाके इस सभ्यता का नाम जो है उसी स्थल पर रख दिया गया जिस स्थल से इसकी सर्वप्रथम साक्ष्य मिली थी, और वो साक्ष्य जो सर्वप्रथम मिला था वो हड़प्पा स्थल से मिला था। इस वजह से वर्तमान में सबसे उपयुक्त अगर नाम है तो वो है हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग नामकरण के अंतर्गत देखें कि सारे नाम को कैसे रखा गया, क्या रीजन था। तो हम लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोगों का शुरू में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर आते जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को जो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। और या फिर एक क्वेश्चन अब यहाँ से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता इनमें से किससे संबंधित है। मान लीजिए कि इस पांचों में से कोई एक नाम ऑप्शन में दे देगा और तीन कोई और नाम दे देगा, तो आपको देख लेना ये पांचों नाम याद रखना है कि ज़्यादातर ये नाम दे दिया जाता है कि अच्छा हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। तो एक तरह से दो क्वेश्चन बना कि हड़प्पा सभ्यता जो है किससे संबंधित था, तो सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर इन सभी से संबंधित था। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग के अंतर्गत या फिर किस काल के अंतर्गत आता है, तो वो होगा आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन थे या फिर हड़प्पा सभ्यता को निर्माण करने वाले कौन थे, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी इस सभ्यता को बनाने वाले कोई ना कोई तो होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग उनके जनक या फिर उनके निर्माता को जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनक या निर्माता, तो यहाँ पे दो मत हैं, एक विदेशी मत और एक जो स्थानीय मत या फिर कह सकते हैं कि भारतीय मत या फिर कह सकते हैं कि सर्वमान्य मत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विदेशी मत को देखते हैं। तो विदेशी मत में जो है नाम आता है सर जॉन मार्शल, जो कि सबसे पहले नाम इन्हीं का आएगा क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में जो खुदाई किया गया था सर्वप्रथम जो है, तो इस वजह से विदेशी मतलब कि मत के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम नाम आता है सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। इन दोनों का ऐसा मानना है कि इस सभ्यता के जो जनक थे वो सुमेरियन थे।
यानी सुमेर के रहने वाले को सुमेरियन कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सुमेर कहाँ के थे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये भारत है, मान लीजिए कि ये भारत है जहाँ पे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करता था, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये जो है मेसोपोटामिया, जो कि अभी वर्तमान का इराक, और इसी मेसोपोटामिया में जो है, ठीक है, इसी मेसोपोटामिया में जो है सुमेरियन सभ्यता बहुत ही प्रचलित था, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता। और इधर अफ्रीका था जहाँ मिस्र सभ्यता प्रचलित था। तो ऐसा माना जाता है, ये विदेशी मतों का मानना है कि ये सुमेरियन ही जो है यहाँ पे आकर, भारत में आकर हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया, ठीक है। लेकिन कुछ स्थानीय मत हैं, जैसे कि राखलदास बनर्जी का मानना है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जो है वो द्रविड़ जाति के लोगों ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साक्ष्य की बात अब आई। तो विदेशी मतों ने ये कहा, यानी सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर जैसे व्यक्ति ने ये कहा कि सुमेर में जैसे मकान हुआ करते थे वैसे ही जो है हड़प्पा सभ्यता में मकान होते थे, वहाँ पे जैसे मोहर यूज होते थे वैसे ही यहाँ भी होते थे, ठीक है। लेकिन स्थानीय मत भी अपना साक्ष्य दिए, यानी राखलदास बनर्जी ने भी अपने साक्ष्य दिए कि ठीक है, भले ही मकान वैसे होते थे लेकिन वहाँ का नाला जो होता था वैसा नाला यहाँ का नहीं था, ठीक है। मतलब इस तरह से धार्मिक कार्य जो वहाँ होता था वो धार्मिक कार्य यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। मतलब इस तरह से जो साक्ष्य दिया गया, स्थानीय मतों के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया, उन्हें ही लास्ट में फाइनली माना गया। और राखलदास बनर्जी ने ये कहा कि द्रविड़ जाति के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया है, और सर्वमान्य मत भी इसे ही माना गया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जनक या फिर निर्माता जो थे वो भारतीय थे, ठीक है। तो जनक या फिर निर्माता को भी हम लोग समझे। अब हम लोग देखते हैं काल निर्धारण जो कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का काल निर्धारित किया गया है। तो यहाँ भी दो मत रखा गया है, यानी एक तरह से यहाँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी मतों में अलग अलग जो है मतलब कि जो विभिन्नता रही जो है, ठीक है। जैसे सर जॉन मार्शल ने इनका काल जो निर्धारण किया था वो था 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच का काल जो है। लेकिन एक होता है रेडियो कार्बन तिथि, मार्टिमर व्हीलर ने भी जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व का काल निर्धारित किया। लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग बोलिए या फिर रेडियो कार्बन तिथि या फिर इसी को कार्बन 14 भी बोला जाता है, इसके द्वारा जो निर्धारित जो इसका काल किया गया है वो काल था 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का काल जो है, और इसी काल को जो है माना गया। और सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का काल जो निर्धारित किया गया वो है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो काल जो है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत को देख लिए, इसका नामाकरण को देखे, फिर इसके जनक या निर्माता को जो है देख लिए, फिर इसका काल निर्धारण जो क्यों ये हुआ इस चीज़ को भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है क्षेत्रफल या फिर हड़प्पा सभ्यता का ये कहे कि विस्तार कहाँ तक था, ठीक है। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो है। कई अलग अलग किताबों में जो है अलग अलग यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन आपको उन सारे आंकड़े को नहीं मानना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो है दिया गया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ है इसके उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर को देखते हैं कि इसका पॉइंट लास्ट कहाँ कहाँ तक गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे उत्तरी छोर जो है
वो है मांदा। इसके उत्तरी पॉइंट को मांदा बोला गया है, ठीक है। उत्तरी पॉइंट जो है वो मांदा में पड़ता है, जो कहाँ है तो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में मांदा जगह है, वहीं पे इसका सबसे उत्तरी छोर है सिंधु सभ्यता का या फिर हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। और ये छोर जो है चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है। अब इसके दक्षिणी छोर की बात कर लेते हैं, सबसे दक्षिणी छोर की बात करते हैं। तो दक्षिणी छोर जो है वो महाराष्ट्र राज्य के दायमाबाद में जो है इसका सबसे दक्षिणी छोर पड़ता है, ठीक है, जो कि गोदावरी नदी के सहायक नदी के तट पर ये छोर पड़ता है, सबसे दक्षिणी छोर। और इसी दक्षिणी छोर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दायमाबाद से ही धातु का रथ या फिर जिसे इक्का गाड़ी बोला जाता है, इसका साक्ष्य मिला है। तो धातु का रथ या फिर इक्का गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो दायमाबाद से मिला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी छोर की। तो सबसे पूर्वी छोर जो है ये पड़ता है यूपी राज्य के मेरठ जिले में। एक जगह है आलमगीरपुर, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर पड़ता है, जो कि यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे ये छोर स्थित है, ठीक है। और 1958 ईस्वी में वाईडी शर्मा, यानी इसको कहते हैं यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इस क्षेत्र का उत्खनन किया गया था, ठीक है। अब हम लोग पूर्वी छोर को देख लिए, अब सबसे इसके पश्चिमी छोर को देखते हैं। तो इसका सबसे पश्चिमी छोर जो पड़ता है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है सुतका गेंडोर, वहीं पे इसका सबसे पश्चिमी छोर पड़ता है, जो कि मकरान के तट पर दास्क नदी के किनारे ये छोर स्थित है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये पॉइंट जो है इस तरह से और ऐसे करके ये जो पॉइंट जो आया है, ठीक है। यानी ये जो क्षेत्रफल जो है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो ये जो क्षेत्रफल जो फैला हुआ है, यही क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम लोग इसके पश्चिम से पूरब अगर छोर की अगर लंबाई को अगर देखें, यानी इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो ये है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक है। और अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात अगर किया जाए तो ये लंबाई है 1400 किलोमीटर। यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है यहाँ तक फैला हुआ है। अब क्या होता है कि स्वतंत्रता से पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, तब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो खोजा गया था, क्योंकि खुदाई तो 1921 से ही शुरू हो चुका था, तो तब तक जो है मुश्किल से 40 से 50 स्थल के बारे में ही जानकारी प्राप्त हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है अब तक जो लगभग 1500 स्थल के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हो चुका है उत्खनन के द्वारा जो है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो इस सभ्यता के बारे में जो है हमें जानकारी मिला है, यानी स्थल की जो खुदाई हुई है वो है गुजरात राज्य से हुआ है, ठीक है। गुजरात राज्य में इसकी सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है और स्वतंत्रता के बाद जो है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और इसके अंदर जो प्रमुख स्थल आता है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसे 2 वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे हड़प्पा सभ्यता को जो है। अब हड़प्पा सभ्यता के हम लोग स्वरूप को जानने का कोशिश करते हैं कि इसका स्वरूप जो है आखिर में इसे नगरीय सभ्यता जो कहा गया है, क्यों नगरीय सभ्यता कहा गया है, ठीक है। तो इसके स्वरूप को जानने का कोशिश करते थे। इसके स्वरूप को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नगरीय सभ्यता और सेकंड है शांति मूलक स्वरूप। नगरीय सभ्यता पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा ये पता चला है कि यहाँ पर नगर निगम या फिर नगर पालिका जैसे प्रशासनिक इकाई रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा इसका स्वरूप जो है वो है शांति मूलक स्वरूप।
तो अब तक जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है, लेकिन किसी भी स्थल से हमें युद्ध संबंधी औजार की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी संस्कृति थी वो बिल्कुल भी शांति मूलक थी, यानी बिल्कुल ही शांत स्वभाव के उस समय के लोग थे। ठीक है, यानी क्योंकि युद्ध संबंधी कोई भी औजार अब तक नहीं मिला है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में नगरीय सभ्यता जो कहा गया, क्यों कहा गया है? तो इस नगरीय सभ्यता के अंतर्गत जो है 2 स्तरीय नगर हुआ करते थे, जिसे दुर्ग और निचला नगर कहते थे। ठीक है, दुर्ग में क्या होता था कि संपन्न वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, और निचले नगर में जो थे वो मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, और अधिकांश शहरों की उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है अधिकांश शहरों की जो है घेराबंदी की गई थी, लेकिन अब तक जो है सिर्फ चनहुद्रो ही एकमात्र ऐसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जिसकी घेराबंदी नहीं हुई है अब तक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल की अब तक जो है घेराबंदी नहीं हुई है? तो उसका नाम है चनहुद्रो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है जल प्रबंधन। आखिर किन किन कारणों के वजह से हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया है? तो उन्हीं कारणों को हम लोग समझते हैं कि हाँ अच्छा, इस कारण के वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता को मतलब कि एक तरह से प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया था। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत देखते हैं हम लोग जल प्रबंधन। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है जल प्रबंधन का व्यवस्था जो किया गया था वो बहुत ही उत्तम कोटि का था। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का था। कैसे कि जैसे स्वच्छ पानी का आगमन जो है, मतलब स्वच्छ जल का जो भी आना होगा, और गंदे जल का निकासी एक तरह से बाहर जाने का जो व्यवस्था जो किया गया था वो बहुत ही उत्तम कोटि का था। ठीक है, और सर्वप्रथम जो है जल प्रबंधन का उत्तम कोटि का जो साक्ष्य मिला वो है कालीबंगा से। कालीबंगा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो है सबसे उत्तम कोटि का जो जल प्रबंधन का साक्ष्य जो मिला है तो वो है धौलावीरा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत कि सड़क प्रबंधन। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है सड़क जो बनाया जाता था वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो है बिल्कुल समकोण पर जो है बनाया जाता था, यानी 90 डिग्री के एंगल पे मेजर करके जो एक दूसरे को काटा जाता था। ठीक है, और यहाँ पे जो सड़कें जो बनाई जाती थी वो कच्ची ईंट की बनाई जाती थी। ठीक है, और 90 डिग्री पे बने होने के वजह से हड़प्पा सभ्यता का जो शहर जो होता था वो बिल्कुल शतरंज बोर्ड के तरह दिखता था। ठीक है, क्योंकि शतरंज बोर्ड जो है बिल्कुल समकोण पर जो है बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ का जो सड़क जो होता था, यानी मुख्य सड़क जो होता था जिसकी चौड़ाई जो है 9 मीटर की होती थी, और उसके अंदर जो गली जो होता था उसकी चौड़ाई जो है 3 मीटर की होती थी। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है ईंट का जो अनुपात, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ईंटों का अनुपात जो होता था वो 4:2:1 के अनुपात में हुआ करता था जो है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके अंतर्गत कि भवन निर्माण। तो भवन निर्माण में कुछ पॉइंट है, जैसे कि बृहद स्नानागार। तो बृहद स्नानागार का जो साक्ष्य जो हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला है। तो बृहद स्नानागार, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये इस स्नानागार को जो है धार्मिक कार्यों के समय खोला जाता था, लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जब कोई मनोरंजन का कार्य होता था तब इस बृहद स्नानागार को खोला जाता था। ठीक है, जिसकी लंबाई जो थी 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई जो होती थी वो 8 फीट होती थी इस बृहद स्नानागार की। और बृहद स्नानागार के सतह पर क्या किया जाता था, बिटुमिनस का लेप लगा दिया जाता था, जिससे वो कच्ची ईंट जो होती थी वो पक्की ईंट की तरह हो जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भवन निर्माण के अंतर्गत है अन्नागार। अन्नागार, इसका भी साक्ष्य जो है हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो की या फिर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी ये अन्नागार जो है। ठीक है, अब जो है आता है गोदीबाड़ा।
गोदीबाड़ा एक बंदरगाह हुआ करता था जो लोथल से प्राप्त हुआ है, और इसी बंदरगाह से विदेशों के साथ जो है सबसे अधिक व्यापारिक काम किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है पुरोहित का आवास। पुरोहित का आवास भी जो है हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, जो कि बृहद स्नानागार के समीप पाया गया था। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता के समय जो है पुरोहितों का स्थान जो है वो प्रथम था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पॉइंट सभा भवन, जिसका साक्ष्य भी जो है मोहनजोदड़ो से हुआ है, और इस सभा भवन को जो है नगर पालिका या नगर निगम के रूप में इसे देखा जाता है। तो हम लोग इस साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था, या फिर उसे शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हम लोग ये सारे पॉइंट को समझे कि क्यों हड़प्पा सभ्यता को जो सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता था, क्यों इसका काल जो निर्धारण किया गया 2300 ईसा पूर्व से 1750, क्यों इसे सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों इसे जो है प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता था। तो आज हम लोग इन सारे बातों को जो है जाने। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके प्रमुख स्थल को जो जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।